ऑब्जेक्ट्स के मोशन से रिलेटेड बेसिकली कुछ थ्योरीज हैं, एक एरिस्टोटल की, एक गैलीलियो की, एक न्यूटन की और एक आइंस्टीन की। एरिस्टोटल की थ्योरी बहुत बेसिक है और गलत है। ये सबसे कॉमन इंट्यूशन है जो नॉर्मली लोग रखते हैं। जैसे अगर आपने कोई चिड़िया का पंख ले लिया और अगर आपने कोई भारी सा पत्थर ले लिया और अगर आपने उन दोनों को एक साथ छोड़ दिया तो नीचे गिरते हुए चिड़िया का पंख ज़्यादा टाइम लगाएगा जबकि पत्थर नीचे गिरने में टाइम कम लगाएगा। तो 1 सेकंड में जितनी दूरी ये तय करेगा ये पत्थर उससे ज़्यादा दूरी तय करेगा और ज़मीन पर ये पत्थर पहले पहुँचेगा और चिड़िया का पंख बाद में। वहीं गैलीलियो की थ्योरी में ये दोनों के दोनों एक साथ गिरते हैं। तो वहीं आपने ये लिया कोई चिड़िया का पंख और एक तरफ आपने ले लिया ये हथौड़ा, आपने इन दोनों को ज़मीन के ऊपर एक साथ छोड़ा तो ये दोनों ज़मीन पर एक साथ ही पहुंचने चाहिए। गैलीलियो ने एरिस्टोटल की थ्योरी को इम्प्रूव किया और उसके अलावा भी कुछ और लॉज दिए जैसे द लॉ ऑफ इनर्शिया। इन लॉज को और ज़्यादा इम्प्रूव किया फिर न्यूटन ने बनाए द लॉज ऑफ मोशन जो 3 है और उसके बाद बनाया द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि ग्रेविटी कैसे कैसे काम करती है। आइंस्टीन ने उन्हीं लॉज को और ज़्यादा फिर इम्प्रूव किया। यहाँ पर उसने दी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि मोशन अगर सुपर फास्ट हो जाए तो किस तरह के क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये कहलाती है द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर आइंस्टीन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी इम्प्रूव किया, ये भी रिलेटिविटी का ही पार्ट है। ये कहलाता है द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये सिचुएशन 1905 और 1915 यानी 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में। न्यूटन के लॉज लगभग 1680 के आसपास थे। गैलीलियो के लॉज उस ज़माने की बात है जब भारत में अकबर का राज हुआ करता था और वो एक के बाद एक गुजरात, बंगाल और कश्मीर को जीतने में लगा हुआ था। यहाँ पर अब मैं गैलीलियो के इन लॉज के बारे में बात करूँगा। एरिस्टोटल की थ्योरी को हम नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि ये गलत थ्योरी है, ये पूरी तरह से फेल्ड थ्योरी है। तो गैलीलियो ने अपनी इस सोच को प्रूव करने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब है आप मन में सोच लेते हैं और उससे आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, या तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन पे या फिर एक सही कंक्लूजन पे। उसका थॉट एक्सपेरिमेंट ये है, मान लीजिए एक हल्की चीज़ है जिसका वज़न है m और एक भारी चीज़ है जिसका वज़न है m। इन दोनों को आपने गिरा दिया और ये गिरता है जल्दी जल्दी और अगर ये गिरता है धीरे धीरे तो थोड़ी देर के बाद ये कम दूरी तय करेगा और वो ज़्यादा दूरी तय करेगा और उन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप बढ़ जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में बांध दिया जाए तो जैसे ये हल्की चीज़ है और ये भारी चीज़ है, इसका वज़न m, इसका वज़न m और लेट से इन दोनों को आपने एक बेल से बांध दिया या एक रस्सी से बांध दिया, तो आपने इन दोनों को अटैच कर दिया एक कॉमन रस्सी के साथ। तो अब इस सिचुएशन को आप 2 तरह से सोच सकते हैं। या तो थोड़ी देर के बाद इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कम दूर जाना और इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है ज़्यादा दूर जाना, तो ये जो बेल बंधी हुई है इनके बीच में ये फोर्स लगाएगी। ये ऑब्जेक्ट चूँकि पीछे छूटना चाहता है ये उसकी स्पीड को कम करेगा और ये ऑब्जेक्ट चूँकि तेज़ भागना चाहता है ये उसकी स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा करेगा और ऐसे में जो नेट स्पीड होगी वो इन दोनों का कहीं एवरेज स्पीड होगी। मान लीजिए ये स्पीड v1 से जाता है, ये स्पीड v2 से, तो एक नॉर्मल इंट्यूशन है कि इन दोनों का नेट स्पीड फिर v1 + v2 / 2 होना चाहिए, एक एवरेज स्पीड से इनको जाना चाहिए। वहीं इसी चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है और आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये नेट ऑब्जेक्ट अब और ज़्यादा भारी है। हल्की चीज़ धीरे धीरे चलती है, भारी चीज़ ज़्यादा फास्ट भागती है, तो ये और भारी ऑब्जेक्ट हो गया है, इसे और फास्ट भागना चाहिए। इसका मतलब इसकी नेट स्पीड अब इन दोनों का कंबाइंड स्पीड होनी चाहिए यानी v1 + v2। जहाँ एक तरफ वो एवरेज स्पीड ले रहा है वहीं दूसरी तरफ वो स्पीड बढ़ा रहा है। ये 2 थॉट्स कॉन्ट्राडिक्शन पर पहुंच जाते हैं। एक साथ दोनों की दोनों चीज़ें नहीं हो सकती।
तो गैलीलियो के अकॉर्डिंग ये पूरी थ्योरी ही गलत है, एरिस्टोटल गलत है। गैलीलियो कहता है चाहे हल्की चीज़ हो चाहे भारी चीज़ हो, दोनों की दोनों सेम स्पीड से गिरेंगी। अगर उन दोनों को आपस में बांध दिया जाए तो भी जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट होगा वो भी सेम स्पीड से गिरेगा, यानी उनके वज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे रिलेटेड एक काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है, टेक्स्ट बुक्स में जो दिया जाता है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पीसा का ये लीनिंग टावर, जिसके ऊपर गैलीलियो ने खड़े होकर एक हल्की बॉल और एक भारी बॉल को गिराया है, और वो दोनों के दोनों ज़मीन पर सेम स्पीड से गिरे हैं, सेम टाइम में गिरे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक्चुअली लीनिंग टावर ऑफ पीसा का एक्सपेरिमेंट किया नहीं गया, वो भी सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, बट एनीवे दैट्स हाउ द लेजेंड गोज। और वो दोनों के दोनों बॉल्स फिर ज़मीन पर सेम समय में गिरी हैं। लेकिन गैलीलियो का ये जो रूल है ये सिर्फ वैक्यूम में ही अच्छे से अप्लाई हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई हवा है या कोई पानी है या शहद है या किसी भी तरह का कोई फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड में चीज़ें गिरती नहीं हैं, डूबती हैं। ऑब्जेक्ट्स सिंक इन द फ्लूइड, ऑब्जेक्ट्स फॉल इन द वैक्यूम। तो जब भी हम कहेंगे कोई दो चीज़ों को गिराया गया है तो वो हमेशा वैक्यूम में एज्यूम किया जाएगा। फ्लूइड में चीज़ें डूबती हैं, उसमें चीज़ें गिरती नहीं हैं। जैसे एक स्टील का गिलास है, उसको आपने वैक्यूम में छोड़ दिया तो वो गिरेगा, लेकिन अगर आपने उसको एक पानी की भरी बाल्टी में छोड़ा होता जिसमें चारों तरफ पानी पानी है, तो वो डूबेगा, ना कि गिरेगा। ऐसे ही हवा में आसपास हवा के मॉलिक्यूल्स, तो वो गिलास हवा में डूबता है, ना कि हवा में गिरता है। डूबता क्यों है, हवा में वो गिलास तैरता क्यों नहीं है, उसके पीछे सेम टू सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे जो इस गिलास में पानी पर होंगे, कि पानी में ये गिलास क्यों डूब गया, पानी में क्यों नहीं तैरा। पानी में वो चीज़ तैरेगी जिसकी डेंसिटी पानी से कम है, ऐसे ही हवा में भी वो चीज़ तैरेंगी जिसकी डेंसिटी हवा से कम है। अगर आप एक खिड़की से कूद जाओ, ये आप हैं, और आपको खिड़की से बाहर फेंक दिया, और अगर आपकी डेंसिटी हवा से कम होती तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाते। आपकी डेंसिटी हवा से ज़्यादा, इसलिए आप यहाँ से नीचे की तरफ आए हैं। तो हवा में चीज़ों का डूबना होता है, ना कि गिरना, और वो कितने वक्त में डूब जाएगा उसके लिए भी थ्योरी है। सबसे पहले वैक्यूम वाली कंडीशन करते हैं कि वैक्यूम में ऑब्जेक्ट के वजन से क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। ये मान लीजिए धरती है, और ये मान लीजिए कोई एप्पल है, इसको रेड कलर का कर देते हैं, तो ये है एप्पल। अब इस एप्पल के ऊपर ये अर्थ कुछ फोर्स लगाएगी, ये फोर्स है एफ। वहीं एप्पल भी अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा उसी फोर्स के साथ, उसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं। ये फोर्स एम में बोल सकते हो या फिर एम जी। इसी फोर्स को जी एम अपॉन आर स्क्वायर्ड बोल सकते हो, जहाँ पे कैपिटल एम धरती का वज़न है, स्मॉल एम इस एप्पल का वज़न है, स्मॉल आर एप्पल के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है, और ये कैपिटल जी, इसे हम बोलते हैं द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर केजी स्क्वायर्ड करंटली मानी जाती है। ये एप्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने वक्त में गिर जाएगा, ये इस पर लगे हुए फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, ये एप्पल पर लगने वाली एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो इस पर फोर्स कितना है, एम जी या जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मैटर ही नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर एक्सेलरेशन कितनी है हमें वो पता करना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं F इक्वल टू एम ए का इस्तेमाल करूँगा। ये एम जी या एम ए एक ही बात है, यहाँ पर ए ही जी है, ए और जी यहाँ पर सेम चीज़ है। जो एप्पल पर लगने वाली एक्सेलरेशन है उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जी कितना होगा, जी कैलकुलेट करता हूँ। ये m इस साइड जाएगा, तो ये m इस साइड आया, ये m से m कटा, तो ये m इस साइड जा चुका है। तो नेट एक्सेलरेशन या g होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये बचा है। ये एक्सेलरेशन उन चीज़ों पर डिपेंड करेगी जो फॉर्मूले में है, उन पर डिपेंड नहीं करेगी जो फॉर्मूले में नहीं है।
और फॉर्मूले में स्मॉल m नहीं है, यानी एप्पल का वज़न फॉर्मूले में नहीं है। तो इसका मतलब इस गिरते हुए एप्पल की एक्सेलरेशन है gm/r², लेकिन इस पर गिरते हुए एप्पल की फोर्स है gmm/r²। तो इस पर लगने वाली एक्सेलरेशन धरती के वज़न पे डिपेंड करेगा, लेकिन इस पर लगने वाला फोर्स धरती के वज़न और एप्पल के वज़न दोनों पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हल्का है या भारी है, उसका फोर्स, उसका वेट, इसको हम वेट बोलते हैं, वो तो आपको हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग महसूस होगा। ये 50 एप्पल होते तो आपको ये फोर्स 50 गुना महसूस होता, लेकिन एक्सेलरेशन यानी नीचे गिरने में कितना वो वक्त लगाएगा वो इस पर डिपेंड करता है। वो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। ये तो हो गया वैक्यूम में। अब बात करते हैं फ्लूइड में क्यों अलग अलग वक्त लगता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाया जाता है तो उसके ऊपर एक्चुअली एक नहीं दो फोर्स लगते हैं। एक नीचे खींचने वाला mg, जिसकी बात अभी अभी हमने की, वहीं एक फोर्स उसे नीचे डूबने से रोकता भी है। लेट से फ्लूइड नीचे की तरफ गिर रहा है, ये उसके डायरेक्शन है वेलोसिटी की। वेलोसिटी मतलब जिस तरफ वो ऑब्जेक्ट डूब रहा है। वहीं एक फोर्स उसको डूबने से रोकता है, इसे हम बोलते हैं द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी या फिर विस्कस फोर्स। और ये था द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का अपना एक फॉर्मूला है 6π∗rv। इसे हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ। तो mg वो फोर्स है जो नीचे की तरफ खींचेगा, 6π∗rv वो फोर्स है जो उसे नीचे गिरने से रोकेगा। ये फोर्स आपने महसूस किया होगा, किसी भी फ्लूइड में आप महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक गिलास लें और एक गिलास में आप चम्मच डालें और उस गिलास में आपने शहद भर रखा है। अब आप इस चम्मच को इतना जल्दी जल्दी शेक नहीं कर सकते। वहीं अगर आपने इसमें पानी भर रखा होता तो चम्मच को शेक करना ज़्यादा आसान होता। वहीं अगर आपने इसमें सिर्फ हवा भर रखी होती तो आपको ये चम्मच शेक करना और आसान होता। और अगर इसमें होता वैक्यूम, यानी इसमें हवा भी नहीं होती, तो कोई रेजिस्टेंस, कोई फ्रिक्शनल फोर्स उस चम्मच को महसूस नहीं होता। तो ये ऊपर की तरफ जब जैसे जैसे हम जाते हैं तो हम बोलते हैं लिक्विड उतना ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो हम बोलते हैं उसका ईटा बढ़ रहा है। ये एन नहीं है, ये ईटा है। ईटा ग्रीक लेटर ईटा। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा लिक्विड उतना गाढ़ा होगा, ये जितना कम होगा लिक्विड उतना ही पतला होगा। हवा बहुत ही पतला फ्लूइड है, पानी के मुकाबले कई गुना पतला। वैक्यूम में कुछ है ही नहीं जो आपको रेजिस्टेंस दे, जो फ्रिक्शन दे। तो अगर ये वैक्यूम होगा तो ये ऊपर वाला फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाएगा और ऐसे केस में आप वापस इस वैक्यूम वाले कंडीशन में आ जाएंगे। ये वैक्यूम वाली कंडीशन थी जिस पर सिर्फ नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। अब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। So if the force of gravity is more than the force of viscosity, तो नेट फोर्स नीचे होगा। वहीं अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी से, मतलब नीचे खींचने वाला फोर्स कम है और ऊपर की तरफ रोकने वाला फोर्स ज़्यादा, तो ऐसे में नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बराबर हैं तो ऐसे में नेट फोर्स ज़ीरो माना जाएगा। वहीं ऑब्जेक्ट लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर चीज़ नीचे जा रही है, फोर्स नीचे लग रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूवमेंट करना चाहता है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो ऐसे में उसकी स्पीड में पिकअप होगा। वहीं चीज़ नीचे जाना चाह रही है, फोर्स अगर ऊपर की तरफ है, वो उसके अपोजिट है, तो ऐसे में उसकी स्पीड को कम करेगा, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा। लेकिन लास्ट वाली कंडीशन में जहाँ ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है लेकिन उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है, तो ऐसे में वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। यहाँ पर ये 6π, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट्स हैं। ईटा का मैं अर्थ समझा चुका हूँ, ये फ्लूइड पे डिपेंड करता है। r इस बॉल का रेडियस है और v इसके नीचे गिरने की स्पीड है v। ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो
और वो जो फाइनल स्पीड बनेगी, जिस कांस्टेंट स्पीड से बॉल गिर रही होगी, उस स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब वैक्यूम में वो चीज़ 1 सेकंड में जितना दूर जाती है, अगली सेकंड उससे ज़्यादा दूर जाती है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। पहले जितना गई, अगली सेकंड उससे ज़्यादा, अगली सेकंड उससे भी ज़्यादा, अगली सेकंड उससे भी ज़्यादा। लेकिन फ्लूइड में जब ऑब्जेक्ट गिरेगा, शुरू में तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो पहले जितना गया, अगली सेकंड उससे ज़्यादा जाएगा, फिर उससे भी ज़्यादा जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। यानी ये डिस्टेंस जितना है, ये डिस्टेंस उतना ही होगा, ये डिस्टेंस जितना ही है, ये डिस्टेंस उतना ही होगा। तो वो फाइनल स्पीड कौन सी होगी जिसके बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ना बंद कर देती है, वो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम फोर्स ऑफ विस्कोसिटी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर रख देते हैं, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम जी, और ये v है वो फाइनल वेलोसिटी जो होगा एम जी अपॉन 6 पाई ईटा आर। द टर्मिनल वेलोसिटी, हिंदी में इसे बोलते हैं सीमांत वेग। यानी फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, वो कितनी स्पीड से नीचे जा रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट के वजन पे डिपेंड करेगा। अब आई वो बात, यानी अगर आपने एक चिड़िया का पंख और अगर आपने एक हथौड़ा ले लिया, तो वो दोनों के दोनों अलग अलग स्पीड से ज़मीन पर गिरेंगे, क्योंकि वो फ्लूइड में है, वैक्यूम में नहीं होगा ऐसा। जी ज़्यादा ग्रेविटी तो ज़्यादा स्पीड से आएंगे, ऑब्वियस है। 6 पाई कांस्टेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईटा यानी फ्लूइड, इसका मतलब अगर आपने शहद में डुबाया है तो फ्लूइड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है, यानी स्पीड कम होगी। तो ईटा अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, शहद में उनको डूबना मुश्किल होगा। वहीं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर कम हुआ, जैसे हवा, तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो हवा में डूबना आसान होगा। वहीं आर रेडियस, वो ऑब्जेक्ट जितने बड़े रेडियस का होता चला जाएगा, उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। मान लीजिए ये आप है, एक एरोप्लेन से कूदे, एक एरोप्लेन, उस एरोप्लेन से आप कूद गए और आप अपना पैराशूट खोलना चाहते हैं, ये पैराशूट खुल गया, तो पैराशूट का रेडियस खूब बड़ा है, रेडियस है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपकी स्पीड होगी बहुत कम और आप आराम आराम से नीचे आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पैराशूट खुला नहीं, अब आप बैकअप लेकर आए थे घर से, जेब से निकाला पॉलीथिन और वो पॉलीथिन के सहारे अब नीचे जा रहे हो, तो वो आपको नहीं बचा पाएगा। हालांकि कुछ रेडियस उसका भी है, तो कुछ स्पीड तो वो कम करेगा, लेकिन वो स्पीड रिडक्शन इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि मरने से बचाए। ये है रेडियस का इफेक्ट। तो जितने बड़े रेडियस का ऑब्जेक्ट है, उसके गिरने की स्पीड उतनी ही कम होगी। जैसे अगर खूब बड़ा सा गुब्बारा है तो वो ज़मीन पर बहुत धीरे 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 गिरेगा, वहीं उतने ही वजन की एक छोटी सी बॉल है, वो ज़मीन पर जल्दी से गिर जाएगी। इसका मतलब हम समझ गए हैं कि वैक्यूम में हथौड़ा और चिड़िया का पंख एक साथ ही गिरने चाहिए। अब चूंकि आपके आसपास रियल लाइफ में नॉर्मली वैक्यूम होता नहीं, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख नहीं सकते, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक्सपेरिमेंट पहले ही कर दिया है डेविड स्कॉट नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने, जो अपोलो 15 में चांद पर गया था। और चूंकि चांद पर वैक्यूम है, तो वहाँ पर ये दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ गिरनी चाहिए। वो वीडियो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं।